हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। इंडियन सोसाइटी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़, इनमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। और फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा आज ये पूरा इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे जो 2013 से आए हुए थे सारे ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिए वन बाय वन करके, और इससे आपको आइडिया भी लग गया होगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन जो उसका आइडिया है वो तो रिपीट ही हो रहा है। कंटेंट एक्चुअली कम होता है इसमें, तो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस वैसे भी कम है और इसी वजह से चीज़ें रिपीट भी होती हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो दो ही चीज़ें हैं। एक, आपको कंटेम्प्रेरी अप्रोच पता होना चाहिए, यानी कि केस स्टडीज़ पता होनी चाहिए जो रिसेंट में हो रही हों। दूसरा, डेटा पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें होती है वो तो कॉमन ही है। अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन ही देखिए, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। अब हम लोगों ने तमाम क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लिए जहाँ पर कास्ट बेस्ड यानी कास्ट बेसिस की बातें की गई हैं कि कास्ट ने अपनी रेलेवेंस खो दी है, या कास्ट का अब ग्लोबलाइजेशन के बाद डाइल्यूशन हो गया है, या कास्ट के कारण से रीजनलिज्म की फिनोमिना आ रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगेन सेम वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या है? ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी, सिंपल सी बात है, दिस इज़ ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी। अब ये जो ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है इसके कारण से कास्ट ने अपनी रिलेवेंस खो दी है। सेम क्वेश्चन हो गया, सेम आइडिया हो गया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको लिखनी होंगी। यहाँ पर भी आप शुरू करिए, शुरू में कास्ट के फॉर्मेट में कि एक सोशल स्ट्राटा के बेसिस पर होता है, फिर अल्टीमेटली जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे ये जो कास्ट सिस्टम है उसको और ज़्यादा रिजिड बनाते गई। ऑल्दो इट वाज अर्लियर इन द फॉर्मेट ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस, सोशल बैलेंस के लिए लाया गया था, लेकिन अब क्या हो गया, वो रिजिड सिस्टम बन गया है, तो इससे सोसाइटी का स्ट्राटिफिकेशन हो गया है। डिफाइन करिए आप मल्टी कल्चरल सोसाइटी को। मल्टी कल्चरल सोसाइटी का मतलब क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से न्यू फिलॉसफीज केम इनटू पिक्चर एंड दैट इज़ हाउ पीपल हैज़ स्टार्टेड इवॉल्विंग देयर माइंड एंड दे हैव रिफॉर्म्ड देयर सिस्टम। जो सोशल सिस्टम है उसको रिफॉर्म कर दिया गया है और इसी के बेसिस पर अल्टीमेटली मल्टी कल्चरल सोसाइटी आज के डेट में बन गई है। अब ये मल्टी कल्चरल में मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी हैबिट, इस तरीके से हमारे पास सोसाइटी है। सेकेंड पार्ट में आप लिख सकते हैं रेलेवेंस ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। बताएंगे आप कि जो कास्ट का रेलेवेंस है वो क्या है, तो बताएंगे कि हाँ ठीक है, अर्लियर टाइम में इट वॉज देयर टू बैलेंस द सोशल सिस्टम, ताकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है और जो सोशल सिस्टम है उसमें एक बैलेंस बना रहे। दूसरी चीज़, एक आइडेंटिफिकेशन थी, ये आइडेंटिटी थी कि हाँ ठीक है ये वाला काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फ्रॉम दिस कास्ट, तो ये आइडेंटिफिकेशन था। लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन था वो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन था, डार्क आइडेंटिफिकेशन नहीं था। सिमिलरली आगे बढ़ते आएंगे तो आप ये बताएंगे कि जो कास्ट की रिफॉर्म्स है वो भी आते रहें, आगे जा कर के जो डिफरेंट सब कास्ट है वो डेवलप होते गए और इस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम बनता गया। लेकिन जैसे ही हमारा ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनता है यहाँ पर कास्ट की रेलेवेंस धीरे धीरे खो गई है एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रेलेवेंस के तौर पे आप बता दीजिए कि जैसे रेस्टोरेंट हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस या पब्लिक गैदरिंग का जो इलाका है वहाँ पर अब कुछ खास कास्ट का फैक्टर काम नहीं करता है। दो कारण है उसके लिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न, अगेन यहाँ पर इक्वलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं कास्ट को लेकर के। एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि धीरे धीरे अब ये लोगों के एजुकेशनल लेवल बढ़ने के कारण से जो कास्ट का ये जो स्टिग्मा है वो लोगों के मन से अब निकल रहा है। सेकेंड पॉइंट इसी तरीके से कि जो लोग प्रोफेशन में आ गए हैं, दे आर फाइंडिंग और यू कैन से दे आर ऑब्जर्विंग या दे आर रिकॉग्नाइजिंग द कास्ट एज अ फॉर्मेट ऑफ इनकम बैरियर। जैसे अब इनकम बेसिस लिया जाता है, कोई भी कास्ट है। पहले क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी, लेकिन अभी देखेंगे तो हायर क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास के तौर पे देखा जाता है। डजेंट मैटर कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इनकम बेसिस यानी इकोनॉमिक बेसिस पर किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इसी तरीके से बता सकते हैं कि अब जो पहले मैरिजेस वगैरह होते थे वो सोशल कस्टम या फिर जो सोशल सिस्टम है उसके बेसिस पर होते थे, सोशल नॉर्म्स के बेसिस पर होते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी, इंटरकास्ट मैरिजेस, इकोनॉमिक कंसेंसस,
इसको देख करके किया जाता है। देखा जाता है कि हाँ ठीक है, किस मतलब आप लेवल पे हैं, यानी कि आप कैसे हैं। जैसे सपोज़ मान लेते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं, देन ऑब्वियसली आप सिविल सर्विसेज को मतलब कि सिविल सर्विसेज के लेवल की ही मैरिज करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पैरिटी हमें चाहिए होती है, एंड दैट इज़ हाउ यहाँ पर जो कास्ट की डाइल्यूशन है वो धीरे धीरे देखने को मिल जाती है। इवन अगर देखेंगे तो यंगस्टर्स जितने भी हैं वो सभी के सभी कास्ट बैरियर को क्रॉस करके अल्टीमेटली अब ये इंटर कास्ट मैरिजेस को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली लास्ट पॉइंट इसी तरीके से बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो कहीं ना कहीं ये कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको अब धीरे धीरे डाइल्यूट करते जा रही है, और अब समाज में एक पैरिटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी आप बताएंगे कि फिर भी अभी कास्ट की रेलेवेंस बची है हमारे सोसाइटी में। जैसे जब भी इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं या मैट्रिमोनी जो न्यूज़पेपर में भी निकलती है, वहाँ पर भी अभी कास्ट का बैरियर रहता है। इवन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कास्ट बेसिस रहती है। सिमिलरली अगर देखें तो पॉलिटिक्स भी आज की डेट में मल्टीकल्चरलिज्म और कास्ट बेसिस पर की जा रही है। कई सारे ऐसे मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि अपने कास्ट को ही केवल और केवल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर आप कास्ट के बेसिस पर कंपैरिजन करना शुरू कर दें और उनको भड़काना शुरू कर दें, ये गलत बात रहेगी। फिर इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि अभी भी अनटचेबिलिटी या कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी हमें देखने को मिलता है, लोअर कास्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें बता देंगे आप इतने इस क्वेश्चन में। तो ये वाली बात अगेन जो होता है, और कंक्लूड करते समय यही बोलेंगे कि कास्ट एक डोमिनेंट फोर्स है जो कि हमारे सोसाइटी का पार्ट रहा था और इनफैक्ट आज भी है। लेकिन हमें क्या करना होगा कि एक जो फिलॉसफी ऑफ कोऑपरेशन, कलेक्टिविज्म, पीस, कंपैशन, इसको लेकर के चलना होगा, सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी। हमें अपने वापस ऋग्वैदिक सिस्टम की जो फिलॉसफीज़ थी उनको लेकर के आना पड़ेगा, वेदांतिक फिलॉसफी को लेकर के आना पड़ेगा, जहाँ पर बोला गया है कि जो कास्ट होनी चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्क नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और इस तरीके से कंक्लूड करके आप अपने आंसर को यहाँ पर लिख ले जाएंगे। समझ आ गया? आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसी तरीके से आप आ सकते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए। हाँ, सेकेंड पार्ट इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन इंडिया। कमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है कोविड-19 बेसिकली एक पैंडेमिक को लेकर के पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए कि आखिर में पैंडेमिक क्या होता है, या फिर आप शुरू कर सकते हैं कि आखिर में पैंडेमिक का इफेक्ट क्या देखने को हमें मिले हमारे इंडियन सोसाइटी में। अब यहाँ पर तो बहुत आराम से लिख सकते हैं आप कि जो पैंडेमिक होता है वो डिवीज़न कर दिया है। इवन जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उन लोगों को जो कि डेली वेजर्स थे, यानी कि डेली वेज पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। सो इस कारण से अल्टीमेटली कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। इनइक्वालिटी जो थी वो हमेशा से हाई रही, और इवन जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद से इनइक्वालिटी और ज़्यादा फैलती गई। इनफैक्ट यहाँ पर आप रिपोर्ट एक कोट कर सकते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। तो दिस इज़ ऑक्सफैम की रिपोर्ट एक कोट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये बोला गया था यहाँ पर कि जो टॉप 1% है वही मोस्ट ऑफ द नेशनल वेल्थ एक्वायर किए हुए हैं। मतलब कि इनफैक्ट एक डेटा भी निकला था जहाँ पर बोला गया था मोर देन 90% जो वेल्थ है वो टॉप 1% तक ही केवल और केवल कंसंट्रेटेड है, और बची हुई जो पोर्शन है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहीं ना कहीं ये इनकम इनइक्वालिटी को ही दिखा रहा है। तो दिस इज़ इनकम इनइक्वालिटी, और इस कारण से इनइक्वालिटी होने के कारण से ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उन लोगों को जो लोग डेली वेजर्स हैं या डेली पर डिपेंडेंट हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे ये इकोनॉमिकली हायर क्लास, इकोनॉमिकली मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कैसे इम्पैक्ट किया है। हायर क्लास में आप बता देंगे, सिंपल सी बात है, इनका बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़ता गया क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बेसिक इसेंशियल प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं। FMCG की जो कंपनीज़ हैं या फिर जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो सब तो एनीवे जो होती है आगे बढ़ती गई। इवन आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे डाल भी सकते हैं, जो टॉप बिलीनियर्स हैं या जो टॉप हमारे यहाँ के रिच पर्सन के लिस्ट में आते हैं उनके असेट्स कंटिन्यूसली बढ़ते गए हैं कोविड पीरियड के दौरान में। कई सारे जो बिलीनियर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके डेप्ट्स कम होते गए और उनके जो ओवरऑल वेल्थ है वो बढ़ते गई। मिडिल क्लास में आप आ जाए तो यहाँ पर बता सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया, उसको डबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक तो क्या है, उसको
बैंकिंग फैसिलिटी के कारण से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इन फॉर्मेट ऑफ EMI, जहाँ पर उनकी इनकम तो नहीं हो रही थी बट एक्सपेंडिचर उतने ही थे, एंड दैट इज़ वाई दोनों के बीच में डेफिसिट क्रिएट हो गया और डेफिसिट के कारण से ये अब डेप्ट में और ज़्यादा चले गए। इकोनॉमिकली लोअर क्लास में आप ये बोल देंगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस किया क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट था एंड दे हैव देयर ओन लैंड। इनको ज़्यादा इनके एस्पिरेशंस नहीं होते, इनके ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो इस कारण से दे मूव्ड बैक। ये जो माइग्रेंट लोग थे वो वापस से अपने जो भी गांव है, जो भी अपने ओरिजिनल एरिया वहाँ पर पहुँच गए और फिर अल्टीमेटली जो भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं उनसे वो अपना फुलफिलमेंट कर ले रहे थे। जो मेन प्रॉब्लम फेस हुई थी वो मिडिल क्लास को फेस हुई थी, और इस तरीके से आपने यहाँ पर दिखा देना है कि आखिर में क्या क्या दिक्कतें हुई थी। तो आप वही बताइएगा, जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन वगैरह हुआ था उसी के कारण से कई सारी प्रॉब्लम देखने को हमें मिली है। कुछ यहाँ पर डेटा भी आप कोट कर सकते हैं, जैसे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इनफैक्ट ये ना सिर्फ केवल और केवल मेल के लिए ओवरऑल के लिए बल्कि फीमेल के लिए भी आप बताइए। आप बता सकते हैं कि नियर अबाउट 75% तक लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, अनएम्प्लॉयड। और उसमें भी अगर वुमेन का डेटा देखें तो वुमेन की डेटा यहाँ पर 15% से बढ़ करके 18% ये अनएम्प्लॉयड हो गए, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर इसी तरीके से UNDP की आप रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, जहाँ पर नियर अबाउट 207 मिलियन पीपल ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। और जो हमारा मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली, मतलब इसमें जो रैंक है वो कंटिन्यूसली और ख़राब होते गई, मतलब वर्स्ट रैंकिंग होती गई, वर्स्ट रैंकिंग। मोर देन 200 मिलियन पीपल ये लोग पुअर हो गए, पॉवर्टी के शिकार हो गए। तो ये आप लिख देंगे अल्टीमेटली। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का डेटा भी आपको पता चल गया। अब आप बता देंगे आखिर में रीज़न क्या रहा है। तो रीज़न तो समझ में आ रहा है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का, सिंपल सी बात है, जो इनकम थी वो ख़त्म हो गई और एक्सपेंडिचर काफ़ी मतलब वही सेम रह गई, या फिर कहीं ना कहीं जो होता है एक निगेटिव, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग डेप्ट ट्रैप में फंस गए। तो दिस इज़ डेप्ट ट्रैप, और डेप्ट ट्रैप होने के कारण से यहाँ पर इनकी पॉवर्टी लेवल कंटिन्यूसली बढ़ते गई। इनकम नहीं होगी तो सिंपल सी बात है प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। डेटा के बारे में हम लोग बात कर ही लिए, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बता दीजिए, इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता दीजिए। तो दिस इज़ इनइक्वालिटी इंडेक्स, इन दोनों के बारे में बता देंगे, काम आपका हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि देखिए पैंडमिक ने हमें काफ़ी अच्छी एक सीख दी है कि वी नीड टू फोकस ऑन द मिडिल क्लास, बिकॉज दैट इज़ द मेन जॉब क्रिएटर, वही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। और इसमें जो मेन एक्टिविटी है वो है MSME सेक्टर। MSME सेक्टर जो होता है वो लिंक करता है, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू फोकस एंड स्ट्रेंथन द MSME सेक्टर। और इसी कारण से गवर्नमेंट भी आज की डेट में MSME सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन ही है। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो तमाम तरीके से पूछा गया है। जैसे रीजनलिज्म का ये जो टॉपिक है वो 3 तरीके से पूछा गया है अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एक कल्चरल असर्टिवनेस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट को लेकर के या फिर रिसोर्सेज को लेकर, तीसरा है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। ये जो डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट है एक्चुअली दिस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, जो कि कहीं ना कहीं रीजनलिज्म के बाद होना ही होना है। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज सेपरेशन, एक सेकेंड, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी एज ए स्टेट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमें कल्चरल असर्टिवनेस के बारे में लिखना होता है तो हम यहाँ पर बताते हैं लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, कल्चरल प्रैक्टिस, रेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस कारण से यहाँ पर आप अब जैसे ये सारे पॉइंट अल्टीमेटली आप बताएंगे कि रिलीजन के कारण से क्या दिक्कतें आ रही हैं, कम्युनलिज्म कंटिन्यूसली फैलते आ रहा है, लैंग्वेज के कारण से क्या प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ये लोगों के आइडेंटिटी होती है, सिमिलरली एथनिसिटी हो गई, कल्चरल प्रैक्टिस हो गई, रेसेस हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पर दिखा देने हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई डिस्कस करने वाला पॉइंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग आप जानते ही हैं। 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पर आप ज़रूर दिखा दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूसली इंसर्जेंसी बढ़ते जा रही है, इंसर्जेंसी में इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अब ये इंसर्जेंसी हमारी कई फॉर्मेट में, जैसे कि नक्सलिज़म के बारे में हमें देखने को मिलती है, उल्फा के बारे में देखने को मिल रही है, उल्फा, ठीक है, असम में जो हो रही है, माओइज़म के फॉर्मेट में देखने को मिल रही है एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी प्रॉब्लम अल्टीमेटली आपने दिखा देनी है। फिर इसके बाद से दूसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि एक सेपरेट स्टेट की डिमांड हो रही है, सेपरेट स्टेट की डिमांड।
अब ये जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है, जैसे बोडोलैंड में डिमांड हो रही है, जैसे नागालैंड में डिमांड हो रही है, जैसे द्रविड़ नाडु की डिमांड हो रही है, जैसे द्रविड़ नाडु की डिमांड हो रही है, एटसेट्रा साउथ इंडिया। तो यही चीज़ आपने दिखानी है कि कल्चरल असर्टिवनेस होने के कारण से, मतलब कि रिलीजन, एथनिसिटी, रेसेस, लैंग्वेज, कल्चरल प्रैक्टिस, इन सब के डिफरेंट होने के कारण से अल्टीमेटली शुरुआत में क्या प्रोटेस्ट होते हैं, बट द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस इज सेपरेशन ऑफ द स्टेट, सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी और क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट। ठीक है, या फिर वो नहीं करेंगे तो फिर इंसर्जेंसी फैलती जाएगी। ये पॉइंट आ जाएगा आपके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन छोटा सा और स्मॉल सा क्वेश्चन है कि आर डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर देखिए सेम वही सारा क्वेश्चन है, फिर से ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को ही दिखाना है डाइवर्सिटी को लेकर के। अब देखिए डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म में एक अंतर आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स। एक सेकेंड, दिस इज डिफरेंट एलिमेंट्स। प्लूरलिज्म का क्या होता है? मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स। अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे डाइवर्सिटी अगर ए बी सी डी ई एफ ये है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन इसी में ए कई बार हो जाए, बी कई बार हो जाए, सी कई बार हो जाए, डी जो है कई बार हो जाए, ई एक बार हो जाए, ये क्या हुआ? ए का प्लूरलिज्म, बी का प्लूरलिज्म, सी का प्लूरलिज्म, डी का प्लूरलिज्म और ई का प्लूरलिज्म। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म ये बात समझ में आ गई होगी। प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी किस सेंस में हो जाएगी? रिलीजन के सेंस में हो जाएगी कि हाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। प्लूरलिज्म कास्ट में आपको देखना पड़ेगा, कास्ट एंड सब कास्ट में हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी हमें लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन प्लूरलिज्म में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कंसेप्ट आ जाता है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी का कंसेप्ट। तो अब समझ में आ रहा होगा कि क्या बातें यहाँ पर हो रही है, यानी कि डाइवर्सिटी तो है, एट द सेम टाइम माइनॉरिटी मेजॉरिटी कंसेप्ट भी आ रहा है, या हॉटस्पॉट कंसेप्ट भी, आप इन्वायरमेंट में इसे हॉटस्पॉट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, हॉटस्पॉट कंसेप्ट भी आ जा रहा है। तो अब ग्लोबलाइजेशन के कारण से आखिर में क्या दिक्कतें आ रही हैं डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म को लेकर के? कल्चरल के बारे में बताएंगे आप, वही सारी चीज़ें डिफाइन करिए, कैसे ग्लोबलाइजेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें चेंज होते आ रही हैं, बस ये भी एक सिंपल पॉइंट ही रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास में तमाम चीज़ें लिखने को रहेंगे, जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर के हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गई, रेशियल हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पर आप पॉइंट भी बताएंगे, जैसे लिंग्विस्टिक है, यहाँ पर बोला जाएगा कि हर एक अपनी जो रीजन होता है उसका अपना एक लैंग्वेज होता है, लेकिन हमें एक कॉमन लैंग्वेज भी डेवलप करनी पड़ जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन में कॉमन लैंग्वेज भी डेवलप करनी पड़ रही है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को एक खतरा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते आ रही हैं। एग्जाम्पल असुर लैंग्वेज, झारखंड की जो लैंग्वेज है असुर लैंग्वेज, वो धीरे धीरे ख़त्म होते आ रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो ये पॉइंट आप बता देंगे। कास्ट के बारे में इसी तरह बता सकते हैं, सिमिलरली रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में बता सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो थ्रेट है उसके बारे में भी बता दिया गया, कैसे डाइल्यूट होते आ रही है उसके बारे में भी बता दिया गया। तो बेसिकली ये जो पॉइंट रहेगा वो थोड़ा सा कल्चरल एस्पेक्ट की ओर में जाएगा। तो दिस इज़ कल्चरल एस्पेक्ट की ओर में लिख लेंगे, आसान है। इन कोशिश करिएगा, नहीं लिख पाएंगे तो फिर जो होता है देखेंगे। अदरवाइज़ अगेन जो होता है सेम कंसेप्ट है, बार बार डिस्कस करने पे भी मोनोटोनस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा, आई थिंक ये आप लिख ले जाएंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जनरल टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, कई बार आपने सुना होगा कि जब आप धर्म पर या फिर कास्ट पर या किसी भी सोशल स्ट्रक्चर पर जब आप साइंटिफिकली डिबेट करने जाते हैं तो उसका जवाब नहीं मिल पाता है और उसमें बोल दिया जाता है यही चीज़ चलती आ रही है, यही करना भी पड़ेगा। यानी कि जो सोशल यानी कि जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग थी या साइंटिफिक क्वेश्चनिंग थी उसको दबा दिया गया है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, रिचुअल, कल्चर। फॉर एग्जांपल जैसे बात किया जाए, सती सिस्टम हुआ करता था जब राजा राम मोहन रॉय का टाइम हुआ करता था, तो उस समय उनकी जो रिलेटिव थी, बेसिकली उनकी जो भाभी थी, उन्हीं को सती होना पड़ा था।
हालांकि इसका काफ़ी विरोध किया गया था कि नहीं होना चाहिए, इट इज़ अ मर्डर, और जो नहीं है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या उसके साथ में हम दूसरे का मर्डर भी कर देंगे क्या? तो उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश किया कि ये जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें, लेकिन अल्टीमेटली राजा राम मोहन रॉय का ही बाइकआउट कर दिया गया समाज के द्वारा। किस लिए? कि आप साइंटिफिकली जब चीज़ों को देख रहे थे तो वो कहीं ना कहीं कल्चरल एस्पेक्ट को हार्म कर रहा है। साइंस बाहरी चीज़ माना जाता है, साइंस को बोला जाता है ये वो एजुकेशन है, लेकिन जो कल्चर है वो एक ट्रेडिशन, या बोल सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो दोनों में कौन ज़्यादा करीब है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में भी लिखनी है कि जो कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं वो कहीं ना कहीं जब भी आप कोई रीज़न या जब भी आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, रुकावट क्रिएट करती है, और ये अपने आप में एक अनआइडेंटिफाइड चीज़ है जहाँ पर आप बिना किसी क्वेश्चन का आंसर दिए भी रोक देते हैं, गिलेटिन कर देते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, ये इमोशन को संभाल कर लिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चीज़ों को तो लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर आप शुरू करिए डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन को लेकर के कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो समय के साथ में जनरेशन टू जनरेशन, टाइम टू टाइम ये डेवलप होते आती है। इट इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस, ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस इनफैक्ट ये ऐसी कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स भी हो सकती है जहाँ पर आप चाइल्ड का मर्डर भी कर सकते हैं इन अ फॉर्मेट ऑफ सेक्रीफाइस। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, मान लेते हैं, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई एक पेन खरीदी, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन वो आप पेन आपने खरीदी और उस पेन से आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपके दिमाग में बैठ गया कि यही वाली जो पेन है इसी से केवल सिलेक्शन हो सकता है। अब आपने क्या किया, वो पेन दूसरे को दिया और अब बोला कि इस पेन से सिलेक्शन हो जाएगा। उसका भी मान लेते हैं कि जो होता है कोइंसिडेंटली उसका भी सिलेक्शन हो गया। अब वो पेन हेरिटेज बन गई। अब वो पेन के लिए मतलब झगड़ा हो जाएगा, मारपीट भी हो सकती है कि वो पेन जिसके हाथ में रहेगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या थी? इट वॉज जस्ट अ ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर जो कि लोगों ने एक ट्रेडिशन और प्रैक्टिस बना दिया, और उसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, देयर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस, लेकिन फिर भी वो बनता गया। अंत में जब भी आएगा तो आप उसके पीछे के लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, कहेंगे इस पेन में आखिर क्या है, तो बंदा बोलेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लक। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम में, कि चीज़ें डेवलप होती है जनरेशन टू जनरेशन, टाइम टू टाइम, लेकिन ये समाज के लिए एक इसका एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट बन जाता है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोसाइटी। इतनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट पर बनी रहती है। समटाइम्स दिस बिकम्स आइडेंटिटी टू अ कम्युनिटी और एरिया। तो ये बता देंगे आप। फिर आप बताएंगे कि कैसे ये सोशल नॉर्म एक इविल प्रैक्टिस के तौर पर आ गया। इविल प्रैक्टिस में देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक सती सिस्टम, विडो की कंडीशन, वुमेन की एजुकेशन, चाइल्ड की मैरिज, सोशल स्ट्राटा या सोशल में डिवीज़न, जो कास्ट बैरियर हुआ करते थे, अनटचेबिलिटी हो गई, टेम्पल एंट्री हो गया, देवदासी सिस्टम हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल्स वगैरह हो गए। सो ये सब सोशल नॉर्म्स या इविल प्रैक्टिसेस हैं जो कहीं ना कहीं जो लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और जो वुमेन है उसी को कंसंट्रेट किए हुए हैं। और यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर। एक बिलीफ जो है वो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ है, और इस कारण से अब क्या है, साइंटिफिक रीजनिंग पर कुछ बातें नहीं की जाती हैं। हालांकि यहाँ पर केस स्टडी आप लिखना चाहे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की विडो रीमैरिज को लेकर के कर सकते हैं, और राजा राम मोहन राय के लिए सती सिस्टम को कर सकते हैं। दोनों को ही समाज का विद्रोह झेलना पड़ा था। हालांकि ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का काम किया और उन्हें भी विद्रोह का सामना करना पड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली खैर ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इवन बुद्धा के बारे में भी आप बता सकते हैं कैसे वो छोड़ छाड़ करके जब गए थे तो अल्टीमेटली उन्हें भी कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। तो अल्टीमेटली जब फाइनली कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को तो आप यही बताएंगे कि कस्टम एंड ट्रेडिशंस जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड यू कैन से दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, बट दैट नीड टू बी रिफॉर्म्ड विद द टाइम। जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते आते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू रिफॉर्म देम। चीज़ों को हमें बदलना ज़रूरी होता है समय के साथ में। गलत और सही समय के हिसाब से होती है, कोई भी चीज़ गलत या सही एब्सोल्यूट नहीं होती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंक्लूड दिस आंसर। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और एक्चुअली क्या था कि ये सारे क्वेश्चन उस समय देवदासी सिस्टम और ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, और इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा
पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने के। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा है वो है, हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया और कंट्री। अब ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। बता देंगे आपकी कोविड के दौरान में जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है वो डिजिटल हो गया। इवन जितने भी स्कूल कॉलेजेस या क्लासरूम वगैरह थे वो सब के सब डिजिटल बेसिस पर ऑनलाइन बेसिस पर एजुकेशन दी जाने लगी। इसके हमें काफ़ी फ़ायदे भी देखने को मिले और साथ में नुकसान भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर तमाम बातें थीं और ये तमाम बातें रीजन टू रीजन, क्लास टू क्लास एंड पर्सन टू पर्सन बदलता रहा। तमाम बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। कुछ यहाँ पर एडवांटेज के बारे में आप बता देंगे और उससे पहले कुछ डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में बता दीजिए, जैसे स्वयं प्रभा हो गया या फिर जो डिफरेंट स्कीम्स ले आई गई थी एजुकेशन को लेकर के, दीक्षा स्कीम वगैरह के बारे में आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर वही बताएंगे कि आखिर में रूल क्या रहा है, यानी कि जो एडवांटेज है उसके बारे में बताएंगे, गुड थिंग के बारे में बताएंगे, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब मन करे तब आप कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप चीज़ों को देख सकते हैं, डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं, एक सेगमेंटेड होता है। अब जैसे एक जो बढ़िया टीचर है, चूँकि हमारे यहाँ पर टीचर की काफ़ी कमी है, तो इस वजह से एक जो टीचर होगा ही कैन एड्रेस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एट द सेम टाइम। कई सारे स्टूडेंट एक साथ उस टीचर से एजुकेट भी हो सकते हैं, तो ये भी अपना एक बड़ा अच्छा पॉइंट रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के, तो ये पॉइंट हो जाएगी। सेकेंड, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जैसे जो कई सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं काफ़ी, या फिर जो अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं, वो काफ़ी महंगे भी होते हैं और इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि सब लोग वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो स्प्रेड की जा सकती है, इंक्लूसिविटी होती है, तमाम अच्छी बातें भी होती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेज भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर डिजिटल डिवाइड है समाज में, जो इतनी आसानी से चीज़ों को हम लोग मान लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, लेकिन दिस इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल। एक डिवाइड क्रिएट होते जा रहा है। दूसरी चीज़, ट्रेडिशनल क्लासरूम में एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता था जहाँ सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट नहीं की जाती थी, बल्कि कल्चर भी सिखाया जाता था, ट्रेडिशन भी सिखाई जाती थी और आपस में एक बॉन्ड क्रिएट होता था। पहले क्या था कि एक सोशल यू कैन से सोसाइटी हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या गया है, वो वर्चुअल सोसाइटी में तब्दील हो गई है। तो जो बॉन्ड होता था, जो एक कंपैशन, लव और बिलीफ होती थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होते आ रही है और जो पर्सन है वो धीरे धीरे आइसोलेट होते आ रहा है और इस कारण से तमाम प्रॉब्लम भी देखने को हमें मिल रही है। इनफैक्ट WHO ने अभी रिसेंट में गेमिंग डिसऑर्डर एक नया आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई किया गया है कि नया डिसऑर्डर रहेगा जिसको गेमिंग डिसऑर्डर बोलेंगे, और उसका मतलब क्या है, वही गेमिंग, सिंगल, आप अकेले रह रहे हैं, आइसोलेट हैं और फिर अल्टीमेटली अपनी काम को कर रहे हैं। इसके अलावा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है। जो कॉरपोरेट हाउस है या जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं वो अब कॉमर्शियलाइज करते आ रही है ई लर्निंग को। इससे क्या हो रहा है कि जो बेसिक लोग या फिर कह लीजिए जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सरकार भी नहीं चला पाती है ज़्यादा प्रोग्राम्स, क्योंकि अगेन दे हैव देयर ओन लिमिटेशन। तो तमाम प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल वापस से अगर क्वेश्चन देखें, हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो ओवरऑल आप यही बताएंगे कंक्लूजन में कि यस, हम लोग कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम और कवरेज हमें बढ़ाना होगा। तो डिजिटल एजुकेशन ही फ्यूचर है एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू फोकस, और उसी पर फोकस करके अल्टीमेटली जो भी आगे बढ़ाना होगा वो चीज़ों को हमें करना होगा। समझ आ गया क्या है? तो ये पॉइंट रहेगा। और देखिए, एक दो केस स्टडी भी यहाँ पर ऐड करना चाहे कर सकते हैं। जैसे रीसेंट में आपने सुना होगा, मतलब कोविड पीरियड के दौरान में ही, कि एक उड़ीसा का आई गेस केस था जहाँ पर एक बच्ची थी और उसकी क्लास नहीं चल रही थी, और उसकी क्लास न चल पाने के कारण शी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट शी अटेम्प्टेड सुसाइड, और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके के डेथ केसेस भी रिपोर्ट किए गए थे, और वो पुअर फैमिलीज थी, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन मतलब उतना अच्छा नहीं था। तो इस तरीके के भी केसेस आ रहे हैं। तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो डिजिटल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन को भी आगे बढ़ा रहा है। क्लास में क्या होता है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल मोड में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है और चीज़ों को देख पाना भी पॉसिबल नहीं रहता है। दूसरी चीज़,
आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर जो डिजिटल एजुकेशन है उसमें आपने देखा होगा तमाम वीडियोज़ आई थी जहाँ पर लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, एंड इवन दे ऑल नो कि हम अल्टीमेटली पास तो हो ही जाएंगे। तो ये जो सीरियस न लेने वाली बात है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल तो है, बात सही है, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है वो नहीं है। मतलब जैसे स्कूल में अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम शेड्यूल रहती है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, उतने बजे से उतने बजे तक ये काम करना है। डिजिटल में क्या है कि आप सब कुछ अपने ऊपर हो गया है, आप दिन में वही काम कर सकते हैं, रात में वही काम कर सकते हैं। प्लस जो अब ये पोस्टपोनमेंट की टेक्निक है या पोस्टपोनमेंट का जो ये एटीट्यूड है वो और ज़्यादा बढ़ते आ रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रॉब्लम आ रही है। ओवरऑल जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो रुकते जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखने को है, और बस ध्यान रखना है आपको कुछ यहाँ पर डेटा और साथ में आपको केस स्टडी, ये दोनों आपको लिखना यहाँ पर मस्ट होगा। समझ आ गया क्या चीज़ है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी PDF अभी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जा रही है, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन वगैरह बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा इंडियन सोसाइटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो भी क्वेश्चंस होंगे 2013 से अभी तक के जितने भी हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आ रहा है, कैसे हमें लिखना होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं। लिख करके प्रैक्टिस करके टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोग आंसर्स भी देखिएगा, पीयर रिव्यू करिए, टाइम मिलेगा तो मैं भी देखूंगा, और जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।